होगा कि ज़माना है फ्यूचर की गाड़ियों का, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का। और मारुति ने तो पहले दिन ही महफिल अपने नाम कर ली है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में देर आए मगर दुरुस्त आए। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा और सृष्टि की ज़बानी सुनते हैं क्या है मारुति की नई कहानी। मारुति सुजुकी की पहली ईवी कार आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि कंपनी ने यहाँ पे अनवील की है ऑटो एक्सपो 2023 में। पहली ईवी है मारुति सुजुकी की तरफ से, जो कि कंपनी 2025 में अपनी उतारेगी इंडियन रोड्स पे। अगर इसकी बैटरी पैक की बात करें तो 60 किलोवाट्स की यहाँ पे बैटरी पैक है, जिसमें रेंज जो है आपको 550 किलोवाट्स की मिलेगी। और उसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनी ने इसको एक कॉम्पैक्ट एसयूवी पे लाया है। एक पूरा डिफरेंट तरीके का प्लेटफॉर्म ये लेकर आ रहे हैं। इसकी लेंथ की बात करें तो 4300 मिलीमीटर्स इन लेंथ है। इसके अलावा इसकी विड्थ 1800 मिलीमीटर्स है और हाइट जो है 1600 मिलीमीटर्स पे दे दी गई है। 60 किलोवाट की बैटरी पैक एक कॉम्पैक्ट एसयूवी के तौर पे मारुति सुजुकी इसको लेकर आएगी। कंपनी का ऐसा कहना है कि लोकलाइजेशन पे भी काफी फोकस करेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं, आने वाले समय में देखना होगा क्या कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं। पर पहली ईवी मारुति सुजुकी की तरफ से आप यहाँ पे देख रहे हैं। फाइनली एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मारुति उतारने जा रही है। कितना एक्साइटिंग है, कितनी रेंज तक जाएगी, कुछ और डिटेल? जी, ये जो EVX है, जो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल है एसयूवी, इसमें जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसको जो ईवी की टेक्नोलॉजी में कहते हैं बॉर्न ईवी है। बॉर्न ईवी का मतलब इससे प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकली डेवलप किया है ईवी मार्केट के लिए। मतलब कोई एग्जिस्टिंग व्हीकल को में तब्दीली करके उसको ईवी बनाने वाला काम नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म बना है। अब उसके कई एडवांटेजेस हैं। एक तो इसमें जो आर्किटेक्चर होता है, जो बैटरी प्लेसमेंट का है फ्लोर के ऊपर, उसमें स्पेसिफिकली प्लेटफॉर्म उसके लिए बनाया हुआ है। इससे जैसे आप देख पा रही होंगी कि जो व्हील बेस इसका काफ़ी बड़ा है। और ये पॉसिबल है क्योंकि हमने इसको ग्राउंड जीरो से बनाया है प्लेटफॉर्म को। और इसका मतलब ये है कि अंदर की स्पेस बहुत ज़्यादा है और अंदर की स्पेस में फ्लेक्सिबिलिटी है। आप उसको काफ़ी अच्छी तरह से, मतलब डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में आप उसको यूज़ कर सकती हैं। दूसरा ये है कि इसमें जो बैटरी है वो 60 किलोवाट आवर बैटरी है और इसका मतलब ये है कि रेंज इसकी करीब 550 किलोमीटर है, जो इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा है। तो मेरी नज़र में ये 3 बहुत बड़ी खूबियाँ हैं। और चौथी, अगर आप डिज़ाइन के हिसाब से देखें तो अगर आप इसका ओवरहैंग देखें यहाँ पे, तो ये ओवरहैंग जो है ये बहुत छोटा है। ये इससे क्या है, एक तो व्हील बेस बड़ा हो सकता है, हाँ व्हील बेस बड़ा हो सकता है ये ओवरहैंग छोटे होने की। दूसरा, इसकी जो बॉडी है, इसकी जो स्लिकनेस है, इससे जो CD फैक्टर है, जो इसका एरोडायनेमिकल फैक्टर है, वो बहुत अच्छा है। इससे आपको फ्यूल जो एफिशिएंसी है उसकी बेहतर हो जाती है और इसका परफॉर्मेंस बेहतर हो जाता है। ओके, पर शशांक जी, अब जैसे ईवी पे अब कंपनी का फोकस हो गया है और सुजुकी ने ये कॉन्सेप्ट जो है इंडिया में सबसे पहले डेब्यू किया है। मारुति सुजुकी कहीं ना कहीं ये कहती आई है कि ईवीज इतना ज्यादा पेनिट्रेशन अभी मार्केट्स में नहीं लाएगी, उसको थोड़ा सा अभी वक्त है। क्या उस थिंकिंग में अब बदलाव हो रहा है? क्योंकि यहाँ से लेकर क्या हम और भी लॉन्चेस कंपनी की तरफ से आते हुए देखेंगे? कैसे आप देख रहे हैं कि ईवी मार्केट इंडिया में ग्रो होते हुए? जी देखिए, ईवी एक इवॉल्विंग फील्ड है, तो इसमें लेकिन एक जनरल इंडस्ट्री में कंसेंसस है कि आगे आने वाले वक्त में ये मेन स्ट्रीम हो जाएगा। लेकिन जो हाँ कंसेंसस नहीं है वो ये कि ये कितनी जल्दी होगा। मतलब कि द क्वेश्चन इज नॉट वेदर, द क्वेश्चन इज व्हेन। हाँ, तो एक इंडस्ट्री के जितने रिसर्च होती है उससे ये आ रहा है कि इंडिया में 2030 तक ईवी पैसेंजर व्हीकल में 17 से 20% का पेनिट्रेशन होगा। और अगर आप कोई कैलकुलेशन करें कि आज से जो 2030 तक जो गाड़ियां बनेंगी उसमें करीब 43 मिलियन गाड़ियां जो हैं पैसेंजर व्हीकल बिकेंगी, उसमें करीब 3.5 मिलियन ईवीज होंगी। तो प्रश्न ये है कि बाकी जो 41 मिलियन गाड़ियां उसके लिए क्या करना है। फ्यूल एफिशिएंसी, मारुति सुजुकी उसके लिए फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, CNG है, बायोफ्यूल है, बायोगैस है, हाइब्रिड्स हैं। तो हमें लगता है कि ये सारी कॉम्बिनेशन 2030-32 तक ये रहेगा और प्रपोर्शन चेंज होता रहेगा। और मुझे लगता है कि
आगे आने वाले वक्त में और आगे आने वाले वक्त में हो सकता है ईवी का जो एडॉप्शन है वो फास्टर हो। लेकिन ईवी के एडॉप्शन में एक बात और कहना चाहूंगा, इसका जो बुनियादी वजह है कि ये पेनिट्रेशन नहीं बढ़ा इतनी तेजी से, न सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि आलमी तौर पे, वो ये है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बड़ी हाई है, प्राइस हाई होती है। और प्राइस का मतलब बैटरी कॉस्ट हाई है, क्योंकि 50% करीब बैटरी कॉस्ट होती है ईवी की। और इसलिए हम इस व्हीकल को कॉम्पिटिटिव प्राइस करना चाहते हैं तो हमें लोकलाइज करना पड़ेगा बैटरी। और यही वजह है कि सुजुकी ने करीब 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है बैटरी के लोकलाइजेशन में। और हमें उम्मीद है कि इस लोकलाइजेशन एफर्ट से हम अपनी कॉस्ट कम कर सकेंगे और ये भी हम कर सकेंगे कि अपने कस्टमर्स को जो है बेहतर प्राइस दे सकें। और जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का भी प्रॉब्लम दिख रहा है हमारी कंट्री में, वो हमें उम्मीद है कि 2025 तक काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। और हम ये नहीं चाहते, और जहाँ तक आपने बात की कि 2025 तक गाड़ी आएगी, हम इसलिए जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं वो क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि कस्टमर इनकन्वीनियंस हो। मैं मारुति सुजुकी के साथ बहुत सालों से जुड़ा हूँ और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर कस्टमर कन्वीनियंस और ऑप्टिक्स के बीच में अगर चॉइस है तो 100 में से 100 मरतबा मारुति सुजुकी कस्टमर कन्वीनियंस को चूज करेगी। शशांक जी, मेरा आखिरी सवाल होगा कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि अब बहुत सारी कंपनीज पहले एक प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, फिर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, आप दोनों में आ गए, पर एक पूरा ईवी का इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्या वहाँ पे भी अब कंपनी का फोकस आने वाले टाइम में, क्या कुछ उस विचारों पे भी कंपनी आ रही है? जी बिल्कुल, वो तो बहुत बड़ी बात है। जैसे मैंने कहा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक मुद्दा है, दूसरा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरा मुद्दा है, और उस पर काफी काम हो रहा है हमारे कंट्री में। सरकार भी इसमें हेल्प कर रही है, कुछ प्राइवेट कंपनीज भी कुछ कर रही हैं, और मारुति की भी अपनी अलग हिकमत अमली है, स्ट्रैटेजी है। तो वो हम अगले आने वाले जो साल में, जब तक हम ये गाड़ी उतारेंगे, तब तक हमें उम्मीद है कि हम वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफी अच्छा प्रोग्रेस करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अरे समीर, सिर्फ मैं ही क्यों, आपने तो देखी है किस तरीके की धूम मची हुई है ऑटो एक्सपो 2023 में। क्या धमाकेदार लॉन्चेस हो रहे हैं, और साथ ही अगर हम एक खास लॉन्च की बात करें तो Hyundai की आयोनिक 5 का लॉन्च भी कुछ कम नहीं था। सुना है खुद किंग खान वहां पे लॉन्च के लिए पहुंचे थे। तो चलिए आइए देख लेते हैं समीर की ये खास रिपोर्ट। Hyundai इंडिया ने अपनी इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर का आयोनिक 5 का प्राइस रिवील कर दिया है। 44.95 लाख ये एग्रेसिव प्राइसिंग रखी है आयोनिक 5 की। इसका फर्स्ट लुक आप देख रहे हैं। इसकी प्री बुकिंग पहले ही दिसंबर में शुरू की गई थी, लेकिन प्राइसिंग इसको ऑटो एक्सपो में रिवील की गई है, लोगों के सामने रखी गई है। 44.95 लाख की ये एक आकर्षक प्राइस इस इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर का है। और ये आप आयोनिक 5 को देख रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रिक एसयूवी है, कंप्लीट इलेक्ट्रिक एसयूवी जो 72.6 kWh बैटरी पैक के साथ में आती है। और दावा ये है कि फुल चार्ज पे 631 किलोमीटर का रेंज देती है। और इसके साथ एसयूवी सेगमेंट में इलेक्ट्रिक कार में Hyundai अपना दबदबा बनाना चाहती है। लेकिन प्री बुकिंग इसकी दिसंबर में शुरू हो गई थी 1 लाख रुपए से, और उसके बाद ऑटो एक्सपो में इसकी पूरी प्राइसिंग अनवील की गई है। आपको बता दें कि 44.95 लाख जो प्राइस है, ये एक स्पेशल इंट्रोडक्टरी प्राइस है जो शुरू के सिर्फ 500 कस्टमर्स के लिए होगा। हो सकता है कि बाद में प्राइस थोड़ा बढ़े, लेकिन फिलहाल जो है करीब 45 लाख रुपए इस आयोनिक 5 को रखा गया है। लेकिन यहीं पर Hyundai रुकने वाली नहीं है, क्योंकि कंपनी का प्लान है कि इसके बाद आयोनिक 6 भी लाएगी और इसको एसयूवी सेगमेंट में, इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में इसके जरिए, आयोनिक के जरिए Hyundai अपना एक अहम स्पेस बनाना चाहती है। लेकिन एक बहुत ही ग्लिटरी इवेंट में शाहरुख खान के साथ में ऑटो एक्सपो में आयोनिक 5 को जनता के सामने रखा गया, प्राइस अनवील किया गया करीब 45 लाख। कोई मंजिल दूर नहीं, कुछ इसी मोटो के साथ अशोक लेलैंड ने कामयाबी के 75 साल पूरे किए हैं। कंपनी के मैनेजमेंट से बात करी सृष्टि ने, आइए जानते हैं कंपनी के क्या हैं फ्यूचर प्लान्स। अगर हम बात करें
इस बार हम ऑटो एक्सपो को देखें तो डेफिनेटली यहाँ पे एंथुजियाज्म काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी भीड़ भी देखने को मिल रही है, बशर्ते इसके कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, पर इसके अलावा एक्साइटमेंट लॉन्चेस को लेके बहुत ज़्यादा है। अगर खास तौर से कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की बात करें, क्योंकि हम उसी पवेलियन में खड़े हैं, तो तमाम कंपनीज जो कि इस बार लॉन्च कर रही हैं उनका क्लियर फोकस जो है वो क्लीन एनर्जी पे देखने को मिल रहा है। क्यों वो कहा जा सकता है, क्योंकि ना ही सिर्फ बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि अब हमें सड़कों पे देखने को मिल रही है, इसके अलावा हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, फ्लेक्सी फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड जहां पे सीएनजी और एलएनजी दोनों मिक्स होकर आपको एनर्जी देंगे क्लीनर फॉर्म में, इन सब पे कंपनीज का फोकस है। अशोक लेलैंड की बात करें तो वहां पे कंपनी 6 प्रोडक्ट्स जो है उन्होंने शोकेस किए हैं, जहां पे बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, फ्लेक्सी फ्यूल सेल, एलएनजी, सीएनजी कैटेगरीज के आपको प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। उसके अलावा स्विच मोबिलिटी में उन्होंने एलसीवी सेगमेंट में फोरे किया है, इलेक्ट्रिक कैटेगरी में 2 प्रोडक्ट्स वहां पे उन्होंने लॉन्च किए हैं, साथ ही एक इलेक्ट्रिक बस का भी उन्होंने लॉन्च किया है। जेबीएम ऑटो ने 4 इलेक्ट्रिक बसेस और अपनी लॉन्च की हैं, और इसके अलावा अशोक लेलैंड के स्टॉल पे देखें तो कुछ इसी तरीके का एंथुजियाज्म देखने को मिल रहा है अक्रॉस द प्रोडक्ट रेंज, जहां पे इलेक्ट्रिक फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल रही है। उन्होंने एक हाइब्रिड भी लॉन्च किया है, एलएनजी सीएनजी का मिक्सचर। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एंथुजियाज्म काफी ज्यादा है, काफी शानदार कमर्शियल व्हीकल्स देखने को मिल रहे हैं, और कंपनीज का क्लियर फोकस जो है अल्टरनेटिव और क्लीनर फ्यूल टेक्नोलॉजीज पे है इस बार। So let's talk about the different range products that you have onto the showcase. There's flex fuel technologies, there is you have battery electric vehicles, you have CNG, LNG. So which one excites the most to you? For me, I'm neutral from technology. Everything is exciting for me. But you're right, we are showcasing the entire technology, all the way from battery electric vehicles and smaller vehicles to CNG, LNG across the entire range. Also the hydrogen-based vehicles, both in fuel cell and hydrogen. I see from. For us, we don't look at and say what excites us. It's more about what the customer wants. I think for us, we see every technology that we are showcasing here have a role to play in decarbonizing India. So I think we are excited about it. And we just want to make sure that we are the first to the market in some technologies and sort of provide the customer what he exactly wants. Okay, but Mr. Saravanan, when we talk about battery electric vehicles, so now that we are getting to see all these commercial vehicles on Indian roads, but hydrogen is very exciting. Going ahead, how much more time you feel that when can we expect to see all these vehicles onto the roads of India? So unlike diesel vehicles, you can't expect them to be shifting 100%. What you'll see is certain applications, pockets of applications shifting from diesel into alternate technologies. For example, nothing stops. Once we have LNG stations on the national highways, certain segments of national highways could be LNG trucks. Yeah. Similarly, intracity already could be CNG. Battery electric vehicles, starting with intracity, buses shifting towards LCVs could be easily EVs. Similarly, hydrogen, even hydrogen, in the next 3 to 4 years, what we'll start seeing is pockets of applications converting to hydrogen. Nothing stops a chemical company like Alkali company produces hydrogen as a byproduct using hydrogen technology. So rather than looking at and saying holistically will the entire market shift, that is a long way off. But what will happen is pockets of applications will start shifting towards technologies that makes the right sense for them. Okay, so what we are getting to hear is that hydrogen as a technology needs a lot of investments. So how much is Ashok Leyland to get these vehicles on board? Are you looking to invest in these technologies? Because now that you say that next 3 to 4 years, you can see some of these vehicles on roads. But what is the investment trajectory or what the company is looking at? Nothing for us, we look at 2 ways. One is to say, is hydrogen making sense? From a sense, is there a policy in place? Yes, we're starting to see policy being put in place. I'm starting to see investment from our partners, the people who will actually produce hydrogen. We're starting to see some seeds of it. When we start seeing more of that happen, we will accelerate our development. We already started off, but the question of investments, we have to be flexible. I cannot say I'll invest so much today in hydrogen. We have a pool of capital for alternate, depending on which is taking a fast track, depending on regulations, the policy and the ecosystem, we'll appropriately repartition the amount. But for us, the key is because we have a very, very modular, flexible platform in the vehicles, we can shift one from the other easily, much easily. And that's the, there'll of course be some investment increases compared to diesel, but that's, I think, we'll keep it flexible and frugal. Okay, so you feel that going ahead in 2-3 years, you will have enough production capacity to cater to the demand that Absolutely. you are witnessing? I think we expect to meet every possible technology requirement of the customer. We believe we have a flexible platform, we have the know-how and technology. I think we should be able to do that. Okay,
if I may ask, then maybe in the next 5 to 6 years, how much of these hydrogen this CVs are you expecting to get on roads? Anything? I think it depends on, we're working on a couple of partnerships with major players who can drive the demand. If that happens, we'll start seeing good number. I wouldn't say substantial numbers, good enough numbers for us to be, I would say, a meaningful player in the global market itself from a volume perspective. We'll see India probably will shift much faster to hydrogen than you expect in Europe. And that's because of unique requirement. We want to be secure from an energy perspective. So therefore, I think we will see numbers much faster than we anticipate. तो किया मोटर्स ने भारत में बहुत ही कम समय में एक अच्छा खासा कंज्यूमर बेस बना लिया है और ऑटो एक्सपो 2023 में किया मोटर्स ने अपनी कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक कार EV9 को भी शोकेस किया। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। सबसे पहला ये कि कितना ग्लिटरी इवेंट ऑटो एक्सपो में, और आपके दो बड़े ही शानदार खूबसूरत प्रोडक्ट हम देख रहे हैं। एक कंसेप्ट EV कार है और IC इंजन भी, उसका भी प्रोडक्ट हम देख पा रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में कंपनी का किया मोटर्स का क्या प्लान है? देखिए, अभी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत है। और इसमें हम रिसर्च और डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी हमने पहला प्रोडक्ट EV6 लॉन्च करा 2022 के अंदर। हमारा प्लान था कि हम 100 गाड़ी बेचेंगे, लेकिन हमारे पास डिमांड इतनी आ गई तो हमने ऑलमोस्ट 4 टाइम्स वॉल्यूम करे उसके अगेंस्ट। तो उससे लगता है कि कस्टमर का प्यार किया ब्रांड के प्रति, तो हमें अच्छा लगा। तो अब जाके हम और इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और गाड़ियां लेके आएंगे। फिलहाल हमने 2025 में एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, जो कि मास मार्केट होगा। और ये 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर और आएंगे। और ग्लोबली हम 14 गाड़ी वर्ल्ड वाइड प्लान कर रहे हैं $22 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ। और उसमें से कुछ गाड़ियां हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि भारत में भी लेके आएँ। तो इंडिया में प्रोडक्शन साइकिल किस तरीके से देख रहे हैं आप उसको, इस कैपेसिटी को मीटअप करने के लिए? तो देखिए, अभी हमारा जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 3 लाख का था, लेकिन हमने एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट के साथ और काफ़ी इनिशिएटिव्स के साथ अभी हम तकरीबन 30,000 गाड़ी बना रहे हैं। तो अभी हम 360 के आसपास हम गाड़ियों का कैपेसिटी है, जो हम सोच रहे हैं कि अभी फ़िलहाल हमारे लिए सफिशेंट है। एक आखिरी सवाल, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी सरकार विचार करिए, हालांकि ज़्यादातर 2 व्हीलर 3 व्हीलर सेगमेंट पे है, लेकिन 4 व्हीलर उसका एक पार्ट है। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी और साथ ही साथ जिस तरीके से चाइना की ऑटो सेक्टर को हम दूर रखने की कोशिश करें, ओवरऑल एनालिसिस आप किस तरीके से? ओके, सो इसमें देखिए, ये 2 और 3 व्हीलर के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी रेलेवेंट है, लेकिन जहाँ तक 4 व्हीलर का सवाल है, मेरे ख्याल से इसमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो रेंज है, जैसे कि हमारे EV6 में 700+ का रेंज है, तो उसके लिए मेरे को लग रहा है कि रेंज एंग्जाइटी ख़त्म हो जाएगी और स्वैपिंग की मेरे ख्याल से 4 व्हीलर में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। MG मोटर्स ने भी दमदार गाड़ी पेश की है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही है सृष्टि शर्मा। निशांत आर्या, वाइस चेयरमैन JVM ग्रुप हमारे साथ है। सर, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ऑटो एक्सपो में 4 नए प्रोडक्ट JVM ग्रुप की तरफ से आए हैं। किन सेगमेंट्स को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, क्या पूरा प्लान है? हमारे 4 नए प्रोडक्ट्स प्राइमरली इलेक्ट्रिक कोच हैं। जो इलेक्ट्रिक कोच एक अलग इंटरसिटी ट्रैवल और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में यूटिलाइज होता है। उसके अंदर हमने बहुत हाई लेवल का कंफर्ट, अफोर्डेबिलिटी और सेफ्टी को इंश्योर किया है। और इन प्रोडक्ट्स से कोई भी एक आम आदमी अगर इस व्हीकल और सर्विस को यूज़ करता है तो वो अलग लेवल की कंफर्ट पे पहुंच जाता है, एंड दैट बिकम्स अ चॉइस विच ही वुड मेक एवरी टाइम व्हेन ही वुड वांट टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस. Secondly, we have brought best-in-class technology with our battery technology, fast charging and power electronics and embedded systems in all the 4 products which we have launched today. Where second product is our 12-meter Eco-Life bus, where best-in-class batteries and high-performance vehicles for city roads and difficult roads across the country. It is equipped for all kind of climatic conditions and road conditions. Thirdly, we have encapsulated and covered our staff transportation specialized vehicle, and there for any commuter from any corporate or any staff who wants to use this would have a luxury ride like comfort, and would be able to use these vehicles as a consistent use of transportation on a daily basis. And fourthly, our e-school life is a peace of mind for all the parents, where the highest level of safety is maintained for all children
who are using this school bus, and it is a zero emission vehicle, so lowest level of pollution is giving all the commuters, whether in our coach, eco life, biz life or school life, for all our passengers. इस साल कितनी बसेस को रोल आउट करने का प्लान है और किन राज्यों के साथ में आप ज़्यादातर फिलहाल बातचीत के दौर में हैं, ताकि आपके जो प्रोजेक्ट हैं वो और तेज़ी से आगे बढ़ पाएँ? हम लोग करीबन 5,000 बसेस रोल आउट करना चाहते हैं कमिंग फाइनेंशियल ईयर में, एंड ये बसेस सभी राज्यों में हर जगह होंगी. इफ़ यू लुक एट नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया, बिकॉज आई थिंक एवरी सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट सम ऑफ द फोर्थ कमिंग स्टेट्स हु हैव टेकन दिस इनिशिएटिव आर गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, Delhi, Karnataka, amongst many others who are definitely going to be leading this initiative. But I see that all these states are looking forward to transitioning to electric buses, and definitely JBM would be at the forefront for leading this transition and change. अफोर्डेबिलिटी के पैमाने पर कितना बदलाव आप देख रहे हैं, खासकर जो गवर्नमेंट की जो टैक्सेस का जो नीति अब तक रही है, जीएसटी पार्ट वगैरह को देखते हुए अफोर्डेबिलिटी में कितना बदलाव आप देख रहे हैं और कितना आपको लगता है उम्मीद है कि बदलाव आ सकता है? Electric vehicles में the GST has been reduced some time back from 28% to 5%. Secondly, we also see that the operating cost of electric buses is about 25 to 30% of a normal diesel bus. So the operating cost goes down substantially, and the affordability is enhanced for any common passenger or consumer. And it is a noise-free transportation which is there in this case, and that experience is what redefines the way of transportation a passenger is looking at on a daily basis. 5,000 बसेस के लिए आपका कैपेक्स का क्या प्लान है, आपका इन्वेस्टमेंट का क्या प्लान है, किस और मैन्युफैक्चरिंग आपके जो नए प्लांट से होना है उसका क्या स्केल रहेगा? हाँ नहीं, तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग पूरी इक्विप्ड है. इट इज़ मॉडर्न डे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विच वी हैव सेट अप, हैविंग द राइट टेक्नोलॉजीज फ्रॉम जर्मनी, जापान, कोरिया and many other countries. Best in class products for the most important customers of ours is what we are looking forward to deliver through the JBM Everse, which is our e-mobility platform. थैंक यू सर, मुझे बात करने के लिए. ऑटो एक्सपो में ये दमदार गाड़ियां आपने देखी, लेकिन इस मौके पे टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने भी ऑटो सेगमेंट में कंपनी के प्लान्स के बारे में बताया. आइए सुनते हैं. Driving change and driving growth, not only for the Tata Group but for the Indian economy. Specifically on energy transition, we have a group-wide sustainability initiative called Alingana, where we are driving sustainability through 3 pillars. One is our commitment to zero emission. Second, our commitment to circular economy. And the third, to preserve nature and biodiversity. And every group company is working together to achieve these 3 significant goals, also using this as a unique opportunity for economic growth. Our goal is to achieve net zero by 2045, and Tata Motors is driving this change at great speed across the board. तो दमदार शानदार गाड़ियों का मेला आगाज तो हो गया. सृष्टि, क्या आपने भी अपने लिए कोई गाड़ी पिक एंड चूज करी कि ये मुझे अपने लिए चाहिए आने वाले वक्त में? नहीं समीर, ऐसा तो नहीं किया, पर हाँ बहुत सारी गाड़ियों ने दिल तो जरूर जीता है. आने वाले वक्त जो है वो ईवी का होगा, ये सभी कंपनियां कहीं ना कहीं बता रही हैं, क्योंकि हर पैसेंजर व्हीकल को देखे कहीं ना कहीं ईवी लॉन्च उनका जरूर हुआ है. ओके, ईवी के अलावा क्या कुछ और टेक्नोलॉजी में आपको लग रहा है कि फ्यूचर में काम चल रहा है? जी बिल्कुल, हम कमर्शियल व्हीकल साइड की बात करें तो वो टेक्नोलॉजी वाइज थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग सेगमेंट उभर के नजर आया है, जहां पे हम देखें तो हाइड्रोजन, फ्यूल सेल
टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजों पे, इवन हाइब्रिड, जैसे हम डीजल और ईवी की बात करते हैं, पेट्रोल और ईवी की बात करते हैं, वहाँ पे एलएनजी सीएनजी की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, अशोक लेलैंड जैसी कंपनी कर रही है। तो काफी इंटरेस्टिंग था ये सारा कुछ देखना। आपका अनुभव कैसा रहा? मेरा अनुभव भी शानदार रहा और हमने ये देखा कि इस ऑटो एक्सपो से जो फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी है वो ग्रीन मोबिलिटी रहने वाली है, यानी कि कंपनीज का इन्वेस्टमेंट भी ईवी सेगमेंट पे जबरदस्त रहा है, वो दिख रहा है। लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ हो सकता है आने वाले दिनों में, पब्लिक डिमांड, पब्लिक का इंटरेस्ट कैसा रह सकता है, वो सब कुछ देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ ईटी नौ स्वदेश पे।